नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इस तरीके से कि क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम बहुत काफ़ी कम बचा हुआ है, गिन के मतलब 15 डेज का शेड्यूल बचा हुआ है, 15 डेज एग्ज़ाम का डेट बचा हुआ है अभी 15 दिन के लिए। और 15 दिन में हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ कर सकते हैं। और जो भी शेड्यूल टाइम है आप इसमें प्रॉपर तरीके से टाइम शेड्यूल करके तैयारी कीजिए। यह भी देखिए समान अध्ययन और समान विज्ञान के लगभग 75 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। और 75 क्वेश्चन के वेटेज में आपको हमेशा ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए कोशिश करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा के जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाओगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट देख करके जाओ, ठीक है। हम अभी तक में हम प्रीवियस ईयर का करवा चुके हैं आपको, प्रीवियस ईयर का 2005 से लेकर के 2018 तक का हम सारा करवा चुके हैं। तो आप यदि जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और दूसरा करवा चुके कि 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका सारा का सारा जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया सभी का कलेक्शन एक ही वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के तुरंत चेकआउट कर लें एक बार, ठीक है। अभी तक में और क्या कर चुके हैं, सेट 1 सेट लगातार हम डालते जा रहे हैं पर डे 2-2, ठीक है। कल हमने डाल चुका था 2 सेट डाल चुके हैं, अभी तक 2 सेट टोटल हो चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 का, ठीक है। हम अलग अलग बुक से अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट है उसमें अच्छा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है तो वो आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 दे चुके हैं, आज सेट 3 दे रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आज भी उसी तरीके से कोशिश कीजिएगा, जो जो भी आते चलें कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। अपने आप को आकलन भी करते चलिए कि कितना आपसे बन पा रहा है, कितनी गलतियाँ हो पा रही हैं, बनाइए उनको, टच उन्हीं को कीजिए जो आपको बेहतर कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं पेपर पे, ठीक है। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चले और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैचअप हो जाए, ठीक है। चलिए ये समान अध्ययन का क्वेश्चन है, हम लगातार देखेंगे और करने की कोशिश को पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। मतलब दिवस मनाया तो जाता है लेकिन किसी एक डेट, कोई डेट इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा, विश्व पर्यावास दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो कौन सा दिवस है जिसका कोई एक फिक्स डेट नहीं है, तो किसका है, तो विश्व पर्यावास दिवस, हैबिटेट दिवस। और ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। समझ के बात को, कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। अक्टूबर मंथ जब स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है क्या, विश्व पर्यावास हैबिटेट दिवस, ठीक है। इस चीज़ को याद करें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस चीज़ का याद रखिए, इन लोगों का प्रॉपर डेट है लेकिन ये अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस का कोई फिक्स डेट नहीं है। अक्टूबर मंथ के किसी भी अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक का पहला मंडे जो होगा ना उसमें होगा, वो कोई भी डेट आ सकता है उसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। समझ के बात को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जुलाई को मनाते हैं। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये तो याद रखिएगा हमेशा करिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी, क्या बोल रहा है, नहीं है। ये हमेशा ध्यान देखिएगा कि नहीं वाला शब्द काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खेती की विशेषता कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें, तो इसमें पढ़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए। तो कौन सा, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, समझे बात को, ये नहीं है। समझ गए। चलिए भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है। जो शहरों में स्लम होते हैं ना, स्लम वाला एरिया, वो बस्तियों को मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाया गया था इसमें, इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम, राजीव आवास योजना या अंत्योदय। इसमें से कौन सा था, तो राजीव आवास योजना। समझ के बात को। राजीव आवास योजना ये स्टार्ट कब किया गया था, तो राजीव आवास योजना 2011 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2011 में स्टार्ट किया गया था। 2011 से 2013 फर्स्ट शेड्यूल चला, उसके बाद 2013 से लेकर के 2022 तक अभी तक चल रहा है। समझे, 2 फेज में चला था, पहला 2011 से 2013, दूसरा 2013 से 2022 तक। अभी कौन सा चल रहा है, राजीव आवास योजना। समझ के बात को। भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाने के लिए, ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है। सार्वजनीन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है, तो भारत कौन सा देश है, तो लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए तो सभी को व्यस्क मताधिकार प्राप्त है, ठीक है। भारतीय
भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? तो कितनी है? 11 है। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा दल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष में पारित किया? चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कब है? तो 1985 में भारतीय दल बदल विरोधी विधेयक जो 1985 में लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? तो किस वर्ष WTO बन के तैयार हुआ था? तो कब? 1995 में। ठीक है, चलिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। ठीक है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ होता क्या? एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है बुद्ध शब्द का अर्थ। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? इसमें से बहुत सारी क्रांति या युद्ध को आप देख रहे हो। तो वर्ष 1917 में बहुत फेमस युद्ध हुआ था यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। कौन सी हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कौन सा? बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? यदि पता हो तो कोई बता सकते? कौन सा? नंदी वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। समझ के बात को। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? यदि आपको पता हो तो कब? 1945 में। समझ गए बात को, इस चीज को याद रखें, 1945 ईस्वी में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पे सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया था? ऑप्शन देखिए, आर्य, यूनानी, फारसी और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। तो इस चीज़ में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? तो सबसे पहले आर्य लोगों ने ही आक्रमण किया था। ठीक है, जो हम लोग आर्य हैं। ठीक है, ये कब? 1700 ईसा पूर्व में, 1700 ईसा पूर्व। समझ गए बात को, सबसे पहले आर्य लोगों ने। न्यामगिरी पहाड़ी कौन सी? तो न्यामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो न्यामगिरी पहाड़ी तो कहाँ पे, किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो कालाहांडी जिला भी हो गया, न्यामगिरी पहाड़ी भी हो गया। कहाँ से? यदि पता हो तो कहाँ सा? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात होता कब है? यदि पता हो तो कब क्या होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होगा तो क्या होगा? चक्रवात आएगा। ठीक है, चलिए जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम क्या है? तो कांगो। जायरे का पुराना नाम क्या है? तो कांगो। ठीक है, चलिए भारत में अ-लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अ-लवण जल की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सा है? तो वुलर झील है। कौन झील है? तो वुलर झील है। अब वुलर झील है कौन से स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में है। इस चीज़ का प्रॉपर याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील है। ठीक है, और वुलर झील क्या है? रामसर साइट भी है। क्या है? रामसर साइट। यदि आपको पता हो तो रामसर साइट के बारे में काफ़ी चर्चा रहती है। ठीक है, तो क्या है ये? रामसर साइट है। वुलर झील रामसर साइट भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। और ये किस में? झेलम नदी के मुहाने से निकलती है। झेलम नदी के मुहाने से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी वुलर झील के मुहाने से ही निकलती है। समझ गए बात को, इतनी बात पता होगी। और टोटल राम साइट की तो रामसर साइट कितने हैं अभी? लगभग 75 है शायद। समझ गए बात को, कितनी? 75 है। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? यदि आपको पता तो कौन सी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी यदि आपको पूछ दे तो कौन सा? तो जस्ट इसके नीचे में कौन? अमेजन नदी। समझ गए। नील नदी किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। समझ गए बात को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है नील नदी। और अमेजन नदी किस कॉन्टिनेंट में? तो साउथ अमेरिका। किस में? तो साउथ अमेरिका में अमेजन नदी भी है, अमेजन जंगल भी है। समझ गए बात को, चलिए बात को। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किन्होंने लिखा है? तो एंडी मैरिनो ने लिखा है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। ठीक है, चलिए बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये आपको पता होगा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने किए थे। समझ गए बात को, थॉमस अल्वा एडिसन। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आप लोग बहुत बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा? राइट ब्रदर्स ने किया था। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन? शोएब अख्तर। समझ गए बात को। राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से जाना था। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। भारत की प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? आपको पता हो तो बता सकते हैं। इसमें क्या था? तो मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस बताइए कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस। कब से? 1967 से। समझ गए बात को, 1967 से मनाया जाता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस। निम्नलिखित में से
किस मुगल शासक को निर्माता भवन का राजकुमार कहा जाता? तो किसको बुलाया था? तो शाहजहां को। इसीलिए शाहजहां के काल को गोल्डन एज बोलते हैं। किस चीज़ का? स्थापत्य कला का गोल्डन एज बोलते हैं। और जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का गोल्डन एज बोलते हैं। इस चीज़ को प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा किस मुगल शासक को चित्रकला का राजकुमार कहा था? तो जहांगीर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना? निर्माता भवन का राजकुमार तो शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए, ठीक है, जिसने मिक्की माउस या डोनाल्ड डक की रचना की। मिक्की माउस जो आप लोग टीवी पर काफ़ी चला, चूहे वाला जो देखते हैं मिक्की माउस का, तो किसने बनाया? तो वाल्ट डिज्नी ने बनाया था। समझ गए बात को। ग्राम राज के प्रथम माध्यम से रामराज, ग्राम राज के माध्यम से रामराज के बारे में किसने कहा था? तो किसने कहा था ये? तो महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी ने अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका? तो कौन सा होगा? प्राथमिक क्षेत्र का होगा। समझ गए बात को। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस में आधारित है? किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ठीक है। निम्न में से कौन जीएनपी की गणना विधि नहीं है? जीएनपी की गणना विधि इनमें से कौन नहीं है? तो जीएनपी की गणना विधि कौन नहीं है इसमें? तो आप बताइए, यदि आपको पता हो तो कौन? बचत उपागम जो है ना, बचत उपागम। जीएनपी की गणना नहीं है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो कौन सा होता है? राष्ट्रीय ऋण तो कौन सा होता है? राष्ट्र में पढ़िए, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? जब सरकार विदेश से कहीं ऋण लेती है ना, कर्जा लेती है या उधार लेती है, तो उसी को सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि को क्या बोलते हैं? जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए यह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखता है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करता है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? तो अंतर्निहित लागतें कहलाती है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत आ गया किसमें? राज्य सरकारों को। तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलिए भारत के महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत का कोई भी विधि न्यायालय में क्या चीज़? सुनवाई करने का अधिकार है। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं हम। प्राचीन चोल समाज की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी इसमें यदि आपको पता हो तो बताइए। तो कहाँ पर थी? उर्रायूर में। आपको पता चलिए कौन सा? उर्रायूर। प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ थी? उर्रायूर। और इसी उर्रायूर को पहले क्या बोलते थे? तिरुचिरापल्ली। आप लोग नाम भी सुनेंगे ये सब, तिरुचिरापल्ली। समझ गए बात। तो ओल्ड नेम था, ये न्यू नेम है उर्रायूर, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली का सुल्तान ये आप लोग पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या? दिल्ली के सुल्तानों को वंशों के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। खिलजी दे रखा है, तुगलक देख रहा है, सैयद दे रखा है, गुलाम वंश देख रखा है। यदि आपको पता हो तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले कौन सा इसमें? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर के 1290 तक चला। समझ के बाद को गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? अब बताइए। खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। ये कितना? 1290 से लेकर के कब तक? 1320 तक। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश। समझ के बाद को। खिलजी वंश के बाद अब कौन सा वंश आया? उसके बाद कौन सा? तुगलक वंश। तुगलक वंश कम से कब? 1320 से लेकर के कब तक? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक कौन सा चला? तुगलक वंश। उसके बाद कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश कब? 1414 से लेकर के कब तक चलेगा बताइए? 1414 से लेकर के 1451 तक, ठीक है। चलिए ये तीन चीजें। एक और वंश था दिल्ली सल्तनत में, वो कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। दूसरा था लोधी वंश। समझ गए बात को। लोधी वंश कब तक? तो लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ये बात याद है। दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों का नाम याद रखिए साथ में डेट के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। समझ गए बात को। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए।
गुलाम वंश सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 ईस्वी, 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद कौन सा, तो कौन सा 1320 से 1440 तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद 1526 में क्या आ गया था, बाबर आ गया था, जिसमें लोधी वंश के लास्ट शासक बलोच लोधी को हरा करके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4-1 कौन सा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है। ये 4 वंश दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से 4-1 2-3, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं हम इसको, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है, तो शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या बोला जाता है, पता हो तो क्या बोला जाता है, तो पंपास बोला जाता है। समझ गए बात को। ये प्रेरीज कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान पर। वेल्ड साउथ अफ्रीका का वेल्ड है, ठीक है। सवाना ये इसी का पार्ट है, कौन सा, दक्षिण अमेरिका का ही, साउथ अमेरिका का ही, लेकिन नॉर्थ क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका के ऊपरी भाग का। समझ गए बात को, पूर्वी साइड में पाया जाता है। ये पंपास जो है ना, सबसे ठंडा वाला इलाका में, सबसे नीचे साउथ अफ्रीका के नीचे कहते हैं, साउथ अमेरिका के सबसे, ये जो साउथ अमेरिका है इसके नीचे वाले पार्ट में, जो अंटार्कटिका शहर से सटा हुआ है, उधर पंपास की घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, डचों का भारत में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो कहाँ था, मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने, थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। निम्न से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित यहाँ पे क्या रहा, नहीं था, तो कौन था, मुसोलिनी नहीं था। समझिए भाई, इटली के एकीकरण में मुसोलिनी, जैसे जर्मनी का तानाशाह था कौन, हिटलर, उसे इटली का क्या बोलते हैं इसको, तानाशाह बोल सकते हैं, मुसोलिनी था। समझ गए बात को। बाकी ये इटली के एकीकरण में मैजिनी का, गेरिबाल्डी का, केबूर, ये तीनों इटली के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। 9th क्लास की हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे सब। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, आप यदि पता हो तो क्या है, हिमाद्री है। समझ गए बात को। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे का हिमालय, सह्याद्री साउथ इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का है। समझ गए बात। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्रेटर बोला जाता है। निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है। अब देखिए यहाँ पे स्मारक, विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा, बोले तो वो सबसे पुराना स्मारक इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो यदि आपको पता हो तो किसमें कौन सा है, जैसलमेर। इसमें क्योंकि आपको डेट पता होगा तभी आप जाकर के बता सकते हैं। तो जैसलमेर का किला जो है ना सबसे पुराना स्मारक है, और जैसलमेर का किला कब, 1156 ईस्वी में। समझ गए बात को। अब बनवाया कौन था इसका, रावल जैसल ने। कौन बनवाया था, रावल जैसल। यदि नहीं हो कॉपी तो लेकर बैठिए, लिख लीजिए उसको, ठीक है। दूसरा, इसके बाद रावल जैसल के बाद कौन सा, तो आगरा फोर्ट, आगरा का किला। कब आगरा फोर्ट बना था, अकबर ने बनवाया था, कब 1573 ईस्वी में। समझ गए बात को। इसके जस्ट अंबर, अब अंबर फोर्ट कौन बनाया था, तो अंबर फोर्ट बना था कब, 1592 ईस्वी में। कब बना था, 1592 से। इसको बनवाया कौन था, अंबर फोर्ट को राजा मानसिंह बनवाए थे। ये अंबर फोर्ट को राजा मानसिंह बनाया था। और लाल किला को किसने बनवाया था, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, शाहजहां बनवाया था, आई थिंक 1648, ठीक है। चलिए, तो इसमें पता चल गया कौन, जैसलमेर का किला सबसे पुराना किला है, ठीक है, 1156 ईस्वी में। और बनवाया किसने था जैसलमेर के किला को, रावल जैसल ने, 1156 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, तो यदि आपको पता है पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, परिसंपत्तियों में मुद्रा मूल्य में वृद्धि, तभी तो लाभ होगा, परिसंपत्तियों में मुद्रा मूल्य में वृद्धि। चलिए, विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन है, तो इसमें चल लेते हैं। विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है, पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या कार्य है ये, प्रकाश संश्लेषण का करना, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हानिकारक पदार्थ क्या है, इसमें आविष, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, कोशिका में तुरंत उत्पादन करने के लिए क्या, एनर्जी उत्पादन करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। इसीलिए देखते होंगे ना, जब कहीं पे दौड़ प्रतियोगिता होती है तो लोग वहाँ ग्लूकोज पी करके जाते हैं, एनर्जी जल्दी, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। समझ के बात को। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं, तो स्नायु बना किसका होता है,
तो इसमें ऑप्शन किसके बनते हैं, श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशों द्वारा, श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ द्वारा। अब सबसे पहली बात तो जानिए स्नायु। स्नायु दो टाइप का होता है, एक सफेद होता है, एक पीला भी होता है। यहाँ पे भी दिया हुआ श्वेत और पीत, सफेद और पीला होता है। समझ गए बात को। सफेद में क्या जाता है, कोलेजन पाया जाता है सफेद में अत्यधिक मात्रा में। श्वेत वाले में कोलेजन क्या होता है, कोलेजन पाया जाता है। पूछेगा कभी कभी, जब श्वेत रेशे में, श्वेत स्नायु में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता था, कोलेजन पाया जाता है। अब पीत प्रत्यास्था में, पीत वाले में, पीत में समझे बात को, इसमें प्रत्यास्था, ये जो देख रहे हो ना, प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार कभी पूछ सकता है, क्योंकि कनेक्टेड करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो कौन सा आंसर हुआ, श्वेत रेशे और कुछ प्रत्यास्थ रेशे। समझ गए बात को। चलिए निम्नलिखित प्रकार की मलेरिया में से कौन सा प्राणनाशी मलेरिया, इसमें से कौन सा प्राणनाशी मलेरिया, यदि आपको पता हो तो आंसर दे सकते हैं। समझ के बात को, कौन सा प्राणनाशी मलेरिया है, तो दुर्दम जो है क्या है, प्राणनाशी मलेरिया। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखा, तो लिनियस ने लिखा। समझ गए बात को, किसने लिखा, लिनियस ने लिखा। चलिए एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद को प्रतिरक्षा होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या निकाला जा सकता है निष्कर्ष, यदि पता हो तो क्या निष्कर्ष आता है, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, यदि 360 मीटर पर सेकंड के वेग और 500 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के बीच की पथांतर है, तो दो बिंदुओं का पथांतर हमसे पूछा। तो आप सीधा समझिए, तो दो चीज़ आपको दे चुका है, लैम्डा हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या, V/F। समझ गए बात को, V कितना दिया हुआ आपको पता ही है, तो V कितना दे रखा, 360 मीटर पर सेकंड, और दूसरा F दे रखा फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। अब यहाँ से आप निकाल लोगे आंसर, क्या हो जाएगा, 0.72। समझ में आ गई बात को, 0.72। अब आपको बोला जा रहा है क्या, दो बिंदु के पथांतर, एंगल दे रखा है, ये कालांतर 120 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो अब 120 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो आप ही बताइए 120 डिग्री का एंगल है, दो बिंदु के जो पथांतर निकालना है, तो क्या होगा, λ/2π इंटू क्या, फाई, एंगल दे रखा है ना, तो कितना होगा, अब अंदाजा लगाइए। ये दो पथांतर के बीच का पथांतर, ये पथांतर निकाल रहे हैं हम लोग, तो पथांतर का फॉर्मूला λ/2π इंटू फाई, ये हम लोग को दे रखा है डेल्टा, सॉरी, तो ये कितना दे रखा है, तो हम लोग निकाल चुके हैं क्या चीज़, 0.72 अपॉन में 2, पाई का मान 180 इंटू फाई का मान कितना दे रखा है, 120 डिग्री। ठीक है, काटोगे आपको आंसर आ जाएगा कौन सा, 0.24 आएगा। ठीक है, मीटर होता है ये, इसी को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया आंसर, तो क्या होगा, 24 सेंटीमीटर। चलिए, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। और कौन कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग। इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, इसका वेग एक समान होता है। तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका वेग एक समान होता है। ठीक है, एक समान रहता है। चलिए अब चलते कौन, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगें हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त कौन सा तरंग होता है, तो कौन सी होती है, तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगें होती है। समझ गए बात को, तो इस चीज़ को, ये अल्ट्रासाउंड पर आधारित होता है। सोनोग्राफी क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड पर आधारित होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलिएगा। ठीक है, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड पर आधारित होता है। चलिए, 5th जनरेशन बोले तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है, तो हम क्या कहते हैं, नॉलेज प्रोसेस जो ना 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, यदि आपको पता हो तो इसमें कौन सा है, तो एका है। एका, इसी को EKA ये भी ऑप्शन में डाल देता है, एका। समझ के बात को, और ये एका बनाया कब गया था, ये बनाया गया था कब, 2007 में। समझ के बात, ये 2007 का क्वेश्चन है, 2007 में बनाया गया था। अब किसके, टाटा सन्स की हेल्प से, टाटा सन्स की हेल्प से बनाया गया था एका कंप्यूटर। विश्व की सबसे तेज कंप्यूटर में से एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। समझ के बात को, टाटा सन्स की हेल्प से बनाया गया था। समझ गए, और ये कितना फ्लॉपी गति देती है, फ्लॉपी देखो किसी भी कंप्यूटर का जो है कितना सुपर फास्ट है या सुपर कंप्यूटर, ये फ्लॉपी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो 170 टेरा फ्लॉपी, यदि पता हो तो, फ्लॉप जो कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उसको पता होगा, 170 टेरा फ्लॉपी देता था, गति देता था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, एका। चलिए, घोल है, घोल क्या है, घोल है क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण घोल होता है।
समझ गए बात को। अच्छा चलिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यदि आपको पता तो कौन सा था? यूरिया था। और यूरिया था तो चलिए बात को, यूरिया का फार्मूला भी कभी कभी डाल देता है, ठीक है, तो याद रखिए NH2, समझिए CONH2, समझ गए बात को। तो ये कभी कभी यूरिया में दे देता है तो कौन कौन सा कंपोनेंट मतलब इसका आता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। आप पिछले क्लास में इसको देखे होंगे, समझ गए। और अमोनिया को यूरिया को बनाया किसके द्वारा गया था? अमोनियम साइनेट के, समझ गए बात को, अमोनियम साइनेट को संश्लेषित करके, समझ गए बात को। बनाया कौन था? फाइड्रिस वालर, समझ गए। कब? 1828 ईस्वी में ये यूरिया को बनाया गया था, संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था कौन? यूरिया। कब? 1828 ईस्वी में बना था। चलिए ठीक है। और रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया, बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आप इनको याद कर लीजिए, SCO3 एंड H2CO3 के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होती है? तो कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होता है? ढालवा लोहा, जंगरोधी इस्पात, पिटवा लोहा, उच्च वेग इस्पात। तो किसमें? ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित प्रतीत होता? तो कौन होता है? तो DDT होता है, DDT। अब इसी यही DDT क्या है? कीटनाशक है, समझ के बात को। DDT क्या है? कीटनाशक है, जो अब के टाइम में क्या हो गई है? प्रतिबंधित है, समझ के बात को। प्रतिबंधित क्यों है आपको ही पता, जब फसल में हम लोग डालते हैं DDT क्या था? पौधा एब्जॉर्ब करता है उसको, और उसको हम लोग खाते हैं, बहुत सारे जानवर भी खाते हैं मिट्टी में का। तो क्या होता है ना, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है, कहीं ना कहीं बीमारी को, शरीर को हार्मफुल पहुंचाता है, इसलिए DDT को बैन कर चुकी है सरकार, ठीक है। चलिए, भूकंप को यह भी कहा था, भूकंप को और क्या कहा जाता है? तो भूकंप को कंपन या ट्रेमर बोलते हैं। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ था? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ? यदि आपको पता हो तो किसने परतों में बटा हुआ? तो 5 परतों में बटा हुआ। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, ये तो आप पढ़े ही होंगे, समताप मंडल, मध्य मंडल, समझ के बात को, वायुमंडल पढ़ेंगे, और ऊपरी वायुमंडल, समझ गए बात को। तो इस चीज़ में कुछ चीज़ों का आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पूछ देता है। क्षोभ मंडल का, समताप मंडल का, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा, और ओजोन मंडल का भी। क्षोभ मंडल और समताप मंडल आप हमेशा याद रखिए। क्षोभ मंडल की मोटाई 0 से 12 किलोमीटर होती है, ठीक है। समताप मंडल का 12 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में होती है। मध्य मंडल का कितना होता है? 50 से 80 किलोमीटर, समझ गए बात को। इस चीज़ का याद रखिए, 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल का। वायुमंडल का 80 से 700 किलोमीटर, कितना? 80 से 700 किलोमीटर। और ऊपरी वायुमंडल का 700 से 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया होगा। चलिए, पादप के फेफड़े हैं। पादप का फेफड़ा क्या होता है? पादप का फेफड़ा कौन होता है? यदि आपको पता हो तो पादप का फेफड़ा कौन होता है? पत्तियां होती है, क्योंकि पत्तियों से हुए सांस लेते हैं। पादप का फेफड़ा होता है कौन? पत्तियां। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? टेबल शर्करा बोला किसको जाता है? ये बात सबसे पहली बात जानना है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? तो टेबल शर्करा सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज को ही बोला था टेबल शर्करा का नाम, समझ गए बात को। अब चलिए, विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया था वो कौन सा? तो कौन सा है? तो आपको पता हो तो कौन सा है इसमें से? यदि आपको पता हो तो कौन सा है? नाइक्रोम। और नाइक्रोम पूछा जाता है, नाइक्रोम किसका क्या चीज, किसका मिश्र धातु है? तो क्रोमियम और निकेल का, ये बात याद रखिएगा। क्रोमियम और निकेल का ये मिश्रण है कौन? नाइक्रोम, ठीक है। चलिए, किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो तनुता पे निर्भर करता है, समझ के बात को। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? यदि आपको पता हो तो क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, समझ गए बात को। और लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, ये किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो आपको पता होगा तो कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए याद पता होगा कि ताजमहल के आसपास में जो है ना, ठीक है, आगरा में, वो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाली जितनी भी फैक्ट्री थी उसको क्या कर दिया गया था? बंद करवा दिया गया, समझ के बात को। क्यों? कहीं वो ताजमहल पे इफेक्ट डाल रहे थे। ये थे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। आई होप ये सभी आपको पसंद आया होगा, और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा, आई थिंक, ठीक है। और जितने भी हैं, जो भी आप जरूर कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करके सपोर्ट करें चैनल को, समझ के बात को। चलिए, ठीक है, इसी तरह हम वीडियो अभी लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।